अस्सलाम वालेकुम। के नावल्स पर आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है दिल की झोंक। नावल के राइटर हैं समरा बुखारी। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। लंबी सीधी सड़क और इस सड़क के दोनों जानिब शीशम के दरख्त हैं। चांदनी में उनके साए बड़े अजीब से दिखाई देते हैं। अगर मुसाफिर एक लम्हे के लिए इस तरफ सोचे तो पसीने में नहा जाए। यह पक्की रोड मुश्तबा के गांव के करीब से गुजरती है और गांव को उतरने वाले कच्चे रास्ते का मुंह चूमकर अपने रास्ते पर जाने कहाँ तक चली जाती है। मुश्तबा को सरेशाम ही गांव पहुंच जाना था, मगर रास्ते में बस खराब हो गई और इतना वक्त ठीक होने में लगा कि चांद निकल आया और दरख्तों के साए खौफनाक हो गए। बस इसे 2 फरलांग पीछे छोड़कर मंडी की तरफ मुड़ गई थी और अब वो था, दरख्तों के साए थे और इसके कदमों की धमक थी। मौसम में हल्की खुनकी थी। एक रोज़ पहले होने वाली बारिश ने रास्ते को धो दिया था। हवा ठंडी और साफ थी और रास्ते के दोनों जानिब दरख्तों की कतार से परे ऊंचे नीचे खड्ड थे जिनमें बारिश का पानी खड़ा था और मेंढक टहरा रहे थे। साल पीछे यहीं कहीं ऊंचे नीचे टेलों के दरमियान वारिस का कत्ल हुआ था और चौधरी ने बेटे के कातलों की तलाश में सारा गांव थाने बिठा दिया था, पर अब तक कातिल का पता नहीं चल सका था। मुश्तबा ने आसमान की तरफ देखा और गहरे सांस खींचकर चलने की रफ्तार तेज़ कर दी। हालांकि इसे गांव पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी। पक्का रास्ता ख़त्म हुआ, वो कच्चे पर आ गया, मगर हमेशा की तरह उड़ती हुई धूल पैरों से नहीं लिपटी। बारिश से मिट्टी बैठ गई थी। घर करीब आ रहा है, इसके अंदर कहीं घबराहट ने करवट बदली, मगर वो वापस नहीं हो सकता था। इसे आगे बढ़ना ही था। फिर गलियां शुरू हो गईं, इसहाक की हट्टी, फिर दीने का खोखा और इससे आगे तनूर और कच्चे पक्के मकानों का सिलसिला। गांव इस वक्त सो रहा था। हवा अब तेज हो गई थी और गलियों के फेरे पर फेरे लगा रही थी। दूसरी गली का चौथा मकान जिसके दरवाजे पर सब्ज रोगन हुआ था और वो दरवाज़ा हमेशा मुश्तबा का मुंतज़िर रहता था, जब भी तो दूसरी के बाद कभी तीसरी दस्तक नहीं देना पड़ती। आज भी ऐसा ही हुआ कि दूसरी दस्तक पर ही बिल्किस ने दरवाज़ा खोल दिया। चांद की चांदी में बिल्किस दरवाजे के पट पर हाथ रखे होंठों पर मुस्कुराहट लिए उसे देख रही थी और वो पूछ रहा था, सब खैर खैरियत से हैं ना? तुम कैसे हो? बल्किस की सारी फिक्रें इसके लिए थीं। मुश्तबा ने जवाब नहीं दिया, अंदर आ गया और बैग सहन में रख दिया, जिसे दरवाज़ा बंद करने के बाद बिल्किस ने उठा लिया और कमरे में रखने चल पड़ी। कौन है बिल्लो? मुश्तबा के बाबा ने नींद में पुकारा था। मैं हूँ बाबा, इसने ऊंची आवाज़ में कहा और इसके कमरे में चला आया। बाबा अम्मा दोनों उठ बैठे और बेटे को देखते ही सारी थकन उतर गई। नींद जो आंखों में कुछ देर पहले भरी थी वो भी हवा हुई। ये तू है मुश्तबा? इतनी रात को पुत्र, रास्ता बड़ा ख़राब है, इस वक्त ना आया कर। माँ की अपनी फ़िक्रें थीं। बाबा जल्दी जल्दी गांव की खबरें दे रहा था और बिल्किस यकीनन रोटी पका रही थी। इसने लकड़ियाँ जलाई थीं और रोटने वाले धुएं से हल्का हल्का खांस रही थी। ज़रा देर बाद इसने रोटी यहाँ बाबा के बिस्तर पर ही इसके आगे लगा दी। गोपी गोश्त पका था, साथ में आम के अचार की भांग थी और रोटियाँ वो अब पानी लेने घड़ोंचे के पास गई थी। जितनी देर वो रोटी खाता रहा, अम्मा और अब्बा मुसलसल बोलते रहे, जबकि बिल्किस एक टेक उसे देखती रही। वो रोटी खाकर फारग हुआ तो बर्तन उठा ले गई। चल पुत्र, अब तू भी जाकर आराम कर, थक गया होगा। और वो अब्बा के बिस्तर से उठ खड़ा हुआ, इस कमरे में आने के लिए जहाँ बिल्किस भी थी। एक बार फिर नागवारी का एहसास, शदीद एहसास। कमरे में घुटन थी या उसे ऐसा महसूस हुआ था। बिल्किस करीब आई तो बोला, कभी नहा भी लिया करो, कितनी बू आ रही है तुमसे। वो चुप रही। बताया नहीं, आज ही नहाई हूँ और जो 7 समंदरों में भी नहा लूँ फिर भी तुम्हें मुझसे बू आएगी ही। अब की बार बड़े दिनों के बाद आए हो। वो बिस्तर पर लेट गया था और बिल्लो इसके पास खड़ी कह रही थी, मुझे सोने दो, मैं बहुत थका हुआ हूँ। इसने आंखें बंद कर लीं। गांव में दिन जल्दी चढ़ जाता है, मगर वो तो शहरी हो गया था। पहले पढ़ने के लिए शहर में रहा और अब मुलाजमत कर ली थी। बिल्लो ने उसे नहीं जगाया, उठकर बाहर आ गई और काम काज में लग गई। अब्बा बेदार हुआ, फिर अम्मा, और गली से उभरती आवाज़ें। तकरीबन हर घर में बच्चों का शोर। मुश्तबा जब भी आता था, बिल्लो को अपने आंगन के सुनेपन का एहसास पहले से ज़्यादा होने लगता था और अम्मा, वो उठते बैठते हाय हाय करती थी और ऐसी नाकारा बहू को कोसती थी, अरे अब क्या सारा दिन रोटी ही पकाती रहेगी? उठ मर, कोई और काम भी कर ले। बुढ़िया की आवाज़ बड़ी करख थी और जब वो बिल्लो को कोस रही थी तभी सैफ आ गया। सलाम चाची, आज तो सवेरे सवेरे ही दुआएं दे रही है अपनी बहू रानी को। वो बिल्लो को नज़रों में रख कर बुढ़िया से मुखातिब था। उसकी आमद और बातें बिल्किस की दुनिया हिल जाती थी। उसकी हमेशा यह ख्वाहिश रही थी ससुराल में सैफ ना आए, मगर वो ज़रूर आता था और बातें भी उसे लगा कर करता था। मुश्तबा आया है, बुढ़िया ने मुस्कुराकर सैफ को बताया। हैं, इस मर्तबा जल्दी आ गया है, खैर तो है? सैफ की शोखी संजीदगी में बदल गई और रुख फेरकर पराठे बनाती बिल्लो को हंसी आ गई। लो भला, इतने दिनों के बाद आया है मेरा लाल। रात देखते देखते आंखें थक गईं और तू कहता है जल्दी आ गया है। बिल्लो बड़ी खुश होगी है ना बिल्लो? वो आकर चूल्हे के करीब इसके सामने बैठ गया। क्या नहीं खुश होना चाहिए? बिल्लो ने आंखें दिखाई। हाँ भाई, ऐसा प्यार करने वाला सर का साईं हो तो खुश क्यों नहीं होगी।
सैफ ने खुलकर कहका लगाया। बिल्लो ने घबराकर बुढ़िया को देखा। अच्छा हुआ वो मुर्गियों को दाना डालने में मसरूफ़ थी। गले से अजीब अजीब आवाज़ें निकालकर इन्हें बुला रही थी। और सैफ ने कहा था ऐसी आवाज़ सुनकर मुर्गियाँ करीब आने के बजाय चीखें मारती भाग जाएंगी। तुम रोटी खाओगे? हाँ, तेरे हाथ की रोटी कभी कभी नसीब होती है, इनकार नहीं कर सकता। जो मैं जहर मिलाकर दे दूँ फिर भी खा लूँगा बिल्लो। उसने आगे झुककर पूरे जज्ब से कहा था। हया कर हया। बिल्लो ने डोई उठाकर दिखाई और दांत पीसते हुए आहिस्तगी से बोली। कहाँ है तेरा शहरी बाबू? हम भी सलाम कर लें। हाँ, बड़ा ज़ोरदार नसीब है इसका। सैफ तू यहाँ क्यों आता है? बिल्लो की आवाज़ में घबराहट और जुल्लाहट दोनों नुमायाँ थीं। तुझे देखने। लहजा सच्चाई से चूर था। क्या मिलता है मुझे देखकर? बिल्लो झुककर चूल्हे में लकड़ियाँ ठीक करते हुए बोली। ये ना पूछ के मैं बता जो नहीं सकता। तुझे पता है तेरा यहाँ आना मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर तेरी चाची को शक पड़ गया कि तू मेरे लिए आता है तो खून कर देगी मेरा। सैफ ने जवाब में कुछ नहीं कहा। इसके करीब से उठकर चारपाई पर जा बैठा, पर यूं कि उसका चेहरा आसानी से देख सकता था। बिल्लो ने पराठे चंगेर में रखे, साथ मक्खन और अचार, और लाकर सैफ के सामने रख दिए। अब वो चाटी से लस्सी निकालने के लिए मुड़ी थी। आ चाची रोटी खा ले। सैफ ने मुर्गियों में मसरूफ़ बुढ़िया को दावत दी। तू खा पुत्र, मैं तेरे चाचे और सैफ के साथ खाऊंगी। तू खा, फिर तुझे मंडी भी जाना है ना? हाँ, आज का दिन तो बड़ा ख्वार गुजरेगा। पिछली मर्तबा भी मेरा झगड़ा होते होते रह गया था। अब्बा ने रोक लिया, वरना खून कर देता एक दो का। हाय ना वे कर्मा वाले, गुस्से पे काबू रख। क्यों बूढ़े बाप को दुख देता है? तू ही तो दौलत है इसकी। ऐसी लड़ाइयाँ ना मोल लिया कर। बस चाची, जब मुझे गुस्सा आ जाए ना फिर कुछ नज़र नहीं आता, अंधा हो जाता हूँ मैं। अभी वो रोटी खा रहा था कि मुश्तबा नींद से बेदार होकर सहन में आ गया। ओ सैफ, तुम आए हो? इसे देखते ही बाजू फैला दिए और सैफ भी मुसाफा करने के बाद बगलगीर हो गया। कैसे हो? बड़े दिनों के बाद फेरा लगाया है शहर से। हाँ यार, काम कुछ ज़्यादा था, तुम जानो। सरकारी बंदा हूँ, तुम्हारी तरह अपनी मर्ज़ी का मालिक नहीं हूँ। ओ हम कहाँ मर्ज़ी के मालिक। सैफ की नज़र खुद ब खुद बिल्लो की जानिब उठ गई, जो अब चाय की केतली चूल्हे पर रख रही थी, कि मुश्तबा सुबह उठकर चाय ज़रूर पीता था। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ। सैफ के लिए बैठना दुश्वार हो रहा था, मगर मुश्तबा ने जाने नहीं दिया। फिर से बिठा लिया और गांव के बारे में छोटी छोटी बातें पूछता रहा। फिर बोला, तू भी अब घर बसा ले सैफ, कब तक यूं फिरता रहेगा? सैफ हंस पड़ा, फिर ऊंची आवाज़ में बोला, जैसे तूने घर बसाया है इस तरह? मुश्तबा समझा नहीं तो बोला, बीवी यहाँ खुद वहाँ, महीने में एक बार, कभी 2 रोज़ के लिए, कभी 3 रोज़ के लिए आ जाते हो। ऐसा घर मुझसे नहीं बसाया जाएगा। सैफ, तुझे तो कई लड़कियाँ पसंद करती होंगी, फिर कमाते भी अच्छा हो, लड़की वालों को भी एतराज़ नहीं होगा। शायद भैंस खुल गई है। सैफ की नज़र सहन के आखिरी कोने में छप्पर के नीचे खड़ी भूरी पर थी। हाँ शायद। मुश्तबा अजलत के आलम में इधर लपका। हाय, कैसे आए ज़्यादा दिन के लिए? गांव में यहाँ कौन सी खुशी है इसके लिए? दूसरा साल लग गया शादी को, अभी तक गोद खाली है करमोजली की। हाय, पता होता तो क्यों लाती अरमानों से ब्याह कर इस चुड़ैल को। बुढ़िया बड़बड़ाने लगी थी, और ये बड़बड़ाहट इतनी आवाज़ में थी कि सब सुन रहे थे, जबकि बज़ाहिर वो यूं बैठी बोल रही थी जैसे सारी बातें अपने आप से कह रही है। सैफ ने बिल्लो की तरफ देखा, उसके चेहरे का इत्मीनान जूं का तू था। वो चाय कप में उंडेलकर मुश्तबा की मुंतज़िर थी। सैफ उठकर चला आया। बहाना ये बनाया कि अब्बा खेतों पर इंतज़ार कर करके अब तो गालियाँ दे रहा होगा। सैफ चला गया। मुश्तबा भूरी से फारिग होकर इधर आया तो माँ से पूछा, अब्बा चला गया क्या? हाँ, उसे खेतों पर जाना था, फिर आज मंडी का फेरा भी लगना है। और मुश्तबा पुत्र, तू भी अपने अब्बा के साथ खेत में चला जा, दिल बहल जाएगा तेरा। यहाँ घर में रखा ही क्या है? ठीक है अम्मा, रोटी खाकर चला जाता हूँ। यार दोस्तों से मुलाकात भी हो जाएगी। अभी ये बातें हो रही थी कि बाबा सर पर चारे का बड़ा गठरा उठाए चला आया। गट्ठर को सहन में दीवार के करीब फेंका और बेटे के पास आकर बिल्किस को आवाज़ दी, जल्दी रोटी ले आ, मुझे काम के लिए निकलना है। आज तो बड़ी देर हो गई, दिन चढ़ आया है। कहाँ रह गए थे तुम? अम्मा ने पूछा। वो मेराज बीमार है, उसे शहर ले जा रहे हैं। इसके बेटे कहते हैं बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे। बस मैं भी उधर ही रुक गया। बहुत से गांव वाले वहीं मौजूद थे। हाँ, अल्लाह हयाती दे मेराज को, अम्मा ने दुआ दी। क्या हुआ है मेराज चाचा को? ओ पुत्र, अगर ये समझ आ जाती तो इलाज ना हो जाता इसका। हर हकीम जी को सियाने बयाने होकर अभी तक यही पता नहीं चल सका। अल्लाह खैर ही करे, लगता है कोई रोग ही पल रहा है मेराज के अंदर। फिक्र न करो अब्बा, शहर में बड़े काबिल डॉक्टर हैं, बीमारी का पता भी लगा लेंगे और इलाज भी हो जाएगा। हाँ, पर पैसा भी तो बड़ा मांगते हैं शहर के डॉक्टर। ये तीनों बातें कर रहे थे और बल्किस ने आकर रोटी लस्सी इनके आगे रख दी थी। चल पुत्र, रोटी खा, कई दिनों के बाद गांव आता है और ये सौगातें नसीब होती हैं। वहाँ कौन तेरे लिए पराठे बनाता होगा और लस्सी के गिलास भर के रखता होगा। लो, शहर में इन चीज़ों की क्या ज़रूरत, वहाँ और बहुत कुछ होता है खाने को। क्यों पुत्र, ठीक कह रही हूँ ना? अम्मा ने तस्दीक चाही। मुश्तबा ने हाँ या ना में कुछ नहीं कहा, मुस्कुराकर चंगेर अपने आगे रख ली।
तुझे रोटी की मुश्किल तो पड़ती होगी। अब्बा किसी सोच में गुम दिखाई दे रहा था। ना नहीं तो बाबा, शहर में इतने तो होटल हैं। मुस्तफ़ा ने जल्दी से तरदीद की। ओ पर घर की रोटी का मज़ा ही कुछ और है। मैं तो कहता हूँ तू बल्किस को अपने साथ ही शहर ले जा। और निवाला मुस्तफ़ा के हाथ से छूट गया। इससे पहले कि कुछ कहता अम्मा बोल उठी, लो भला कैसे ले जाए शहर। बताता है एक कमरे का घर है और इसमें 3 दोस्त मिलकर रहते हैं। हाँ हाँ अम्मा ठीक कह रही हैं अब्बा। इसकी रुकी सांस बहाल हुई। अलग मकान भी तो लिया जा सकता है कि नहीं। अब्बा के नज़दीक ये दलील तो बिल्कुल बोदी थी। बहुत मुश्किल है, बड़ा कराया है, अगर मकान ले लूँ तो उसे खिलाऊंगा कहाँ से। इसे यहीं रहने दो गांव में। ये यहाँ होती है, मुझे तुम दोनों की तरफ से भी तसल्ली रहती है। फिर तो ध्यान इधर ही लगा रहेगा। लो भला हमें क्या होना है, तू हमारी फिक्र ना कर पुत्र। बाबा हंसकर बोला। लेकिन अम्मा ने मुश्तबा से मुकम्मल इत्तेफाक किया। दिल ही दिल में वो खुश भी थी कि बेटा जन मुरीद नहीं है। माँ बाप का ख्याल बीवी से कहीं ज़्यादा है इसके दिल में। बिल्लो सारी बातें सुनकर भी कुछ नहीं सुन रही थी। ये लोग रोटी खा चुके तो इसने बर्तन उठाए और चूल्हे के करीब रखकर खुद घड़ा उठाकर नलके पर आ गई। देखो इसे, पहले बर्तन धो लेती, अब पानी भरना क्यों याद आ गया तुझे। सास उसे टोके बिना रह नहीं सकती थी। अम्मा घड़ा भरकर मासी खैरा के घर दे आऊंगी। उनका नलका ख़राब है, बूढ़ी जान कहाँ पानी भरती रहेगी। हाँ सारे ज़माने का ख्याल है, नहीं है तो मेरा नहीं है। अच्छा बस अपने रोने न रोती रहा करो हर वक्त। अब्बा ने टोक दिया। अम्मा इसके साथ उलझने लगी। मुश्तबा उठकर बाहर गली में आ गया। बिल्लो पानी का घड़ा उठाए खैरा के घर आई। देखा वो खांसते खांसते बेहाल हो रही है। जल्दी से पानी का गिलास भर के मुंह से लगाया। कुछ देर बाद हालत संभली तो पूछा, रोटी खा ली या यूं ही पड़ी हो। रोटी तारी पकाकर दे गई थी। तू बता, सुना है मुश्तबा आया हुआ है रात से। हैं पर तुझे घर में लेटे खांसते कैसे खबर हो गई। अभी अभी सैफ आया था, बता रहा था। ओ एक तो सैफ को कोई काम नहीं, कभी इधर कभी उधर। बल्किस ने मुंह बनाया। बड़ा बीबा बच्चा है, जब भी आता है कहती हूँ शादी कर ले, कहता है मासी जिससे दिल मिला इससे नसीब नहीं मिला। अब तो यूं ही उम्र गुजरेगी। पता नहीं बदनसीब किसके साथ। मासी को दवा भी ली तूने। बिल्लो ने घबराकर बात बदल दी। हाँ तारी की माँ ने एक कड़वा जहर शरबत भेजा था। ए वही कह रही थी शरबत है। लो भला शरबत भी कड़वा जहर होता है भला। खैरा हंस पड़ी। अब चलूँ मैं, बड़ी देर हो गई है। अम्मा इंतज़ार में होगी। अम्मा वो चुड़ैल मरन जोगी तेरी सास। तू उसे अम्मा कहती है, तुझे पता नहीं माएँ कैसी होती हैं। भला वो तो डाइन है डाइन। बल्किस हंस पड़ी और बोली, ओ मासी मेरे घर वाले की माँ जो हुई तो मैं अम्मा ही बोलूँगी उसे। घर वाला, ये भी भली कही। मैं पूछती हूँ ये कैसा घर वाला है जो मेहमानों की तरह कभी कभी फेरा मारता है पर तुझे साथ ले जाता है, न खुद मिलने आता है। दुनिया देख रखी है मैंने, मुझसे झूठ ना बोल। इसने तुलती हुई नज़रों से बिल्लो को सर से पाँव तक देखा और तमस्खर उड़ाया। बिल्लो झीम गई और इस जहांदीदा औरत से खुद को छुपाने की कोशिश करने लगी। बेवकूफ़ है तू, निरी बेवकूफ़। पर मासी मैं कर भी क्या सकती हूँ। मेरा क्या कसूर, वो जैसा चाहे मुझे रखे, मैं भला बोल सकती हूँ। ए जाऊँ नी, वो औरत ही क्या जो अपने मर्द को भी काबू में न रख सके। अपनी सास की तरफ ही देख ले। मजाल है जो तेरा ससुर इधर से उधर हो जाए। सारी उम्र सर पर चढ़ी रही है वो इसके, और राज दिल पर किया है। अच्छा मासी ये बता, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। बिल्लो उठ खड़ी हुई। खैरा ने एकदम से बाजू पकड़ लिया और बोली, कितने साल हो गए तेरी शादी को। जाने दे मासी, इसने आहिस्ता से कहा और खाली घड़ा उठाकर चली आई। हाँ आते हुए खैरा की बड़बड़ाहट ज़रूर सुनी। वो कह रही थी, एक तेरी फिक्र है एक सैफ की। तू शादी करके भी नामुराद और वो करने को तैयार ही नहीं। क्या ही अच्छा होता जो मैं तुम दोनों की शादी करा देती। करते ना कोई बकबक तो जूते लगाती गिन कर। मेरे नाम के साथ सैफ का नाम मत लो, खुदा के लिए मत लो। खामोश लबों ने इल्तिजा की। गली में तारी खड़ी दूर बच्चों से लड़ते अपने बेटे को कोसने दे रही थी। जूं ही इस पर नज़र पड़ी मुस्कुराकर बोली, सुना है मुश्तबा आया हुआ है, तू तो बड़ी खुश होगी। ए नी परदेसी जो घर आया है। फिर कहका लगाकर हंस पड़ी। बल्कि इसने हैरान होकर इसकी तरफ देखा और बोली, तुझे कैसे पता चला। मैं मासी खैरा की तरफ गई थी, वहाँ सैफ बैठा था, उसी से पता चला। एक तो ये सैफ भी। बिल्लो ने सर झटका और घर की तरफ चल पड़ी। तारी एक बार फिर बच्चे की जानिब मुतवज्जा हुई और उसे माँ बनने की बदवाएं देने लगी। सुन, आज मुर्ग पका ले और कहा है तेरे चाचे से अभी खेत से साग भेज देगा, वो भी चढ़ा देना। और मकई का आटा भी गूंद ले। भला साग के साथ कनक गंदम की रोटी क्या मज़ा देगी। ठीक है अम्मा, सब कर लेती हूँ, बस ज़रा कपड़े धोकर डाल दूँ तेरे बेटे के। अम्मा बड़बड़ करती घर से बाहर चली गई कि रोज़ ही इसका वक्त घर पर कम और हमसाए में रहने वाली अपनी रिश्ते की बहन के घर ज़्यादा गुजरता था। इसे गए थोड़ी देर हुई थी कि दाई जीरो आ गई। इसका आना हमेशा की तरह बिल्लो को उलझन में मुब्तला कर गया। सलाम करके वो मुश्तबा के मैले कपड़े उठाए कमरे में चली गई। बूढ़ी खरान दाई नीम के नीचे डाली गई खाट पर बैठ गई और पैर हिलाने लगी। बल्किस कपड़े उठाकर बाहर आई तो बोली,
एक गिलास दूध का पकड़ा, मुझे बड़ी प्यास लग रही है। इसने कपड़े वहीं चारपाई के किनारे पर रख दिए और दूध डालने को चली। दाई जीरो ने कपड़े देखे तो दूर बैठी बिल्लो से बोली, मुश्तबा आया है क्या? हाँ, उसने भी वहीं से जवाब दिया और दूध में चीनी डालने लगी। मीठा ज़्यादा डालना, कम हो तो मेरा जी खराब होने लगता है। अच्छा, इसने 2 चम्मच मज़ीद डाल दिए। हाँ तो मुश्तबा आया है। कब से आया हुआ है? इसके इसी अंदाज से बिल्लो की जान जाती थी। ग्लास इसके हाथ में देकर वो कपड़े उठाकर धोने के लिए नल पर ले आई। तेरी सास कहाँ है? वो हमसाए में है। अच्छा, पर मुझे इससे मिलना था। बड़ी अच्छी ताकतवर दवा बनाकर लाई हूँ। महंगी भी बहुत बनी है। लालची औरत पैसा बटोर रही है, खूब समझती हूँ मैं। मुझसे ज़्यादा भला कौन समझेगा? आंखों के आगे धुंध छा गई, जिसे इसने बाजू से साफ किया कि हाथ साबुन के झाग से भरे हुए थे। ज़रा बुलाकर ला अपनी सास को। मासी तो खुद ही जाकर मिल लेना। देख, मैं कहूँगी तो शायद वो ना ही आए, अपनी बहन के पास जो बैठी है। अच्छा अच्छा, मैं जाकर मिल लेती हूँ। और ये देख ले, गिलास यहीं छोड़े जा रही हूँ, फिर ना कहना। बुढ़िया गिलास भी साथ उठाकर ले गई। हाय, कितना पैसा बर्बाद हो रहा है मेरा इस काले मुंह वाली पर। बुढ़िया ने दाई से दवा खरीद ली थी और अब शामत बिल्लो की थी। अम्मा, तू क्यों पैसा लुटाती है? जो नसीब में होगा वही मिल जाएगा। मुश्तबा शर्मिंदा था, सर झुकाकर बल्कि से नज़र चुराकर आहिस्ता से कह रहा था, बंदा दवा दारू भी ना करे, शायद रब को रहम आ जाए, हो जाए इलाज इस मुसीबत मारी का। मेरे तो घर से खुशी चली गई जब से इसने कदम रखा। इस घर में माँ बाप मरमरा गए, इस मुसीबत को छोड़ गए, डाल गए हमारे सर पर। पता नहीं कब मरेगी, ये बड़ी ही ढीठ हड्डी है। मुश्तबा ने कभी इससे कोई ताल्लुक नहीं रखा, ना अच्छी ना बुरी, कभी कही नहीं। पर माँ जो यूं बरस रही है और वो जानता है बल्किस बेकसूर है, मगर फिर भी खामोश है। कसूर तो मुश्तबा का है, मगर कौन बोल सकता है, कैसे कह सकती है? इतनी बड़ी बात वो सबसे क्या कहे? 2 साल हो गए शादी को और घर वाले ने कभी उठाकर देखना पसंद नहीं किया। कौन यकीन करेगा भला? कभी नहीं, लोग नहीं मानेंगे, उल्टा इसे इल्ज़ाम देंगे। और ये बुढ़िया, ये जो सास है, ये तो ऐसी बात मुंह से निकालने पर सांस पी जाएगी। नहीं, चुप रहना है, खामोश। आखिर इज्जत से ज़िंदगी गुजर रही है यहाँ। वो बीवी न सही, बहू तो है, और सर पर छत है, दर बदर तो नहीं। और शौहर जैसा भी हो, साईं होता है सर का। इसका हुक्म तो मानना होता है, इबादत है ये भी। और इसका कहना यही है कि दूर रहो मुझसे। इसने गहरी सांस लेकर करवट बदली और सुहाग की निशानी बाजू में भरी सुर्ख कांच की चूड़ियां छनक उठीं। उसे मुश्तबा का इंतज़ार नहीं करना था। वो माँ के पास बैठा था। पता नहीं कब कमरे में आता आता या ना आता, क्या फ़र्क पड़ता था। इसने आंखें मूंद लीं। परिंदे चहचहा रहे थे, नमाजी मस्जिदों को जाने लगे थे। सुबह हो रही थी। मुश्तबा इस कमरे में इसी बिस्तर पर करवट बदले सो रहा था। बुढ़िया जाग चुकी थी और इसके खांसने की आवाज़ कमरे में आ रही थी। उठ बदबख्त, सुबह हो गई है। उसने दरवाजे पर दस्तक नहीं दी कि बेटे की नींद खराब होने का डर था। पता नहीं मेरी सुबह क्यों नहीं होती। इसने नम पलकों से सोए हुए बेखबर वजूद को देखा और तकिए पर पड़ा दुपट्टा उठाकर सर पर ओढ़ा। फिर आहिस्ता से बिस्तर से उतरी और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। आज खुनकी का एहसास पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा था। हल्की हल्की धुंध भी छाई हुई थी। बुढ़िया नीम से मसवाक के लिए मुनासिब टहनी तलाश कर रही थी। बिल्लों ने झाड़ू लगानी शुरू की, हमेशा की तरह पुरसुकून अंदाज। भला कोई अंदाज़ा कर सकता था इस वक्त दिल कितना रो रहा है। मामूल के काम चलते रहे। सूरज बुलंद हो गया और धूप अब छत से ज़रा ज़रा नीचे कमरों की दीवारों पर पड़ रही थी। इसकी निगाह ना चाहते हुए भी मुश्तबा के कमरे की जानिब उठ रही थी। पता नहीं कब तक जागेगा, कल तो सफ़र की थकन थी। आज जल्दी उठ जाना चाहिए था, पर पता नहीं रात कब तक जागता रहा। मैं तो सो गई थी। माँ के कमरे से देर से ही आया होगा। वैसे मुझसे गलती हो गई, मुझे सोना नहीं चाहिए था। ऐसी भी क्या नींद प्यारी हो गई थी। उसे खुद ही गुस्सा आ रहा था। वो अपनी सोचों में उलझी हुई थी। बुढ़िया रोज़ाना की तरह कोसती रही, बड़बड़ाती रही। इसने सुना ही नहीं। मुश्तबा जब तक उठा, अम्मा अब्बा भी इंतज़ार करके रोटी खा चुके थे और बाबा तो खेतों पर भी जा चुका था। बल्कि जल्दी रोटी खा लेने की आदी थी, मगर मुश्तबा से पहले नहीं खा सकती थी। उसे सख्त भूख लग रही थी, मगर खामोशी से मुर्गियों को देख रही थी। कुल 5 मुर्गियाँ थीं और इनके साथ छोटे छोटे पीले चूजे कितने प्यारे, नरम नरम मीठी आवाज़ में चूं चूं करते हुए। वो इन्हें देखने में मगन थी जब मुश्तबा कमरे में से बाहर आ गया। आज खूब ही सोए पुत्र, माँ ने मुस्कुराकर उसे देखा। हाँ माँ, पता नहीं क्यों इतनी देर तो कभी नहीं सोया मैं। वो नल की तरफ बढ़ा, बल्कि इसने चूल्हे में आंच कम कर दी थी, पर लकड़ियाँ बुझाई नहीं थीं। वो इसके बेदार होने की ही मुंतज़िर थी। आंच तेज़ की, तवा चूल्हे पर रखा और मिट्टी की कनाली से आटा लेकर पेड़ा बनाने लगी। जब मुश्तबा के सामने रोटी रखी तो साथ में साग भी था और अंडे भी। वो साग शौक से नहीं खाता था, मगर बोला कुछ नहीं। बिल्लो लस्सी और अचार के साथ चूल्हे के करीब ही बैठकर रोटी खाने लगी। कोई काम नहीं करती, सुस्त है बहुत, ऊपर से बीमार, ढीली ढाली।
कुछ भी कहती रहूं कोई जवाब नहीं मिलता। पता नहीं क्या सोचती रहती है रानी। मैं तो कहती हूँ तूने ढील दे रखी है हर हराम को। बुढ़िया बेटे को इसके खिलाफ भड़काती रही मगर वो चुपचाप रोटी खाता रहा। क्या कहता बल्कि इसको, अगर माँ की सब बातें सच भी थीं तो भी वो कुछ कहने का हक कहाँ रखता था। उसने क्या दिया था उसे जो रौब जमाता और इसे हुक्म आने पर मजबूर करता। वो बल्किस की तरफ देख भी नहीं सका। रोटी खाई और उठकर भूरी के पास आ गया। नी अब सारा दिन क्या यहीं बैठे बैठे गुजार देगी? उठकर मुश्तबा का सामान बांध दे, इसे आज दोपहर के बाद वापस जाना है। वो आज वापस भी चले जाना है और मुझे पता ही नहीं। वाह री बल्किस बीबी, याद है अम्मा क्या कहा करती थी? मेरी धी कितनी सोनी है, राज करेगी राज। अब आकर देख सकती है तो देख अम्मा कैसा राज कर रही हूँ। लाई तो दुल्हन बनाकर थी मुश्तबा की माँ मुझे, पर दुल्हा को तेरी सोनी धी भाई नहीं तो यूं राज करते करते रह गई। नौकरानी बन गई मैं तो इस महल की। और वो सैफ कहता है तेरी आंखें जब मेरी तरफ कभी भूले भटके उठ जाएं तो समझता हूँ आज का दिन नसीब वाला है। रोशनी रोशनी हो गई है मेरे इर्द गिर्द। और तू जो कभी किसी बात पर हंस ले मैं खो सा जाता हूँ। तू जादूगरनी है बिल्लो। सैफ झूठा है, बकवास करता है, इसे आदत है बातें बनाने की। पता नहीं किस किस से क्या क्या कहता होगा। जब तो शादी नहीं करता। आज़ादी अच्छी लगती है ना इसे। घर वाली आ गई फिर हर लड़की को लारे पे तो ना रख सकेगा। बड़ा कमीना है, बातें बनाना बहुत आती हैं इसे। मुझे कहता है जादूगरनी और जादूगर तो वो खुद है। पर मैं सैफ को क्यों सोचने लगी? मुझे उठकर सामान तैयार करना है। जिसका इतना इंतज़ार करती हूँ वो आता है और चला जाता है हवा के झोंके की तरह। और मैं फिर से इंतज़ार शुरू कर देती हूँ। वो उठी और कमरे में आकर इसका सामान समेटने लगी। अभी वो इस काम में लगी हुई थी कि मुश्तबा अंदर आ गया। उसे देखा तो ठिठका। यकीनन वो नहीं जानता था कि बल्किस कमरे में है। और जब वापस पलट रहा था बल्किस ने हिम्मत करके कहा, सुनो जी इतनी जल्दी जा रही हो? मैं तो हमेशा इसी तरह चला जाता हूँ। अंदाज बेकानगी से चूर था। कभी लंबी छुट्टी पर भी आओ ना, अम्मा हरदम तुम्हें याद ही करती रहती हैं। इसने अम्मा का सहारा लिया और अपना राज छुपा लिया। वो दरवाजे के कवाड़ से टेक लगाए खड़ा था, आगे नहीं आया। जैसे खतरा हो आ गया तो जाला बुन दिया जाएगा इसके गिर्द, जिसका हर तार रेशमी होगा। और फिर वो लाख हाथ पांव मारे पर जवान घबरू होने के बावजूद रेशम के धागे तोड़ नहीं पाएगा। सबसे मिल लिया गांव में। इतनी बातें बिल्लो ने कभी इसके साथ नहीं की थीं। लगता था आज किस्मत आजमाई के इरादे में है। मुश्तबा फंदे में आना नहीं चाहता था, होशियार होकर खड़ा था। दोपहर को रोटी खाकर ही जाओगे न जी? हूँ, मैं 3 बजे के करीब घर से निकलूंगा। अच्छा फिर क्या पकाऊं दोपहर को? हाथ रोककर वो पूरे शौक से पूछ रही थी। जो तुम्हारा जी चाहे। वो इतना कहकर कमरे से निकल गया और अंधेरा हो गया। दोपहर को इसने कीमा भूना और सूजी का हलवा भी खूब घी दूध डालकर पकाया। रोटी इसके आगे रखकर बगौर देखती रही, अंदाज़ा लगाती रही कि उसे पसंद भी आ रहा है या नहीं। वो मामूल से ज़्यादा खा गया, इसका मतलब है पसंद आया है। उसके लिए ये खुशी ही बड़ी थी। रोटी खाकर कुछ देर वो अम्मा के कमरे में ही आराम के घर से लेट गया कि शायद बिल्लो से डर गया था। वो इधर उधर के छोटे मोटे काम निपटाती रही, सोच रही थी जब मुश्तबा जाएगा तब तक सारे कामों से फारिग होकर दरवाजे में खड़ी होकर दूर तक उसे देखेगी। पर अम्मा ने इसकी सोच पढ़ ली और इसे गंदम साफ करने पर लगा दिया। वो चला गया। बल्कि इस गंदम के दाने छाछ में डालकर साफ करती रह गई। जब इस काम से फारिग हुई तो सूरज भी अलविदा कहने को तैयार था। वो उठी और चूल्हा गर्म करने के जतन करने लगी। उसे कच्चे से पक्की रोड पर आकर शीशम की इस कतार के नीचे खड़े होकर ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। आज बस जल्दी मिल गई। और फिर सीट भी। वो इत्मीनान से बैठा और आंखें बंद करके सर सीट की बैक से लगा दिया। इतनी थकन क्यों हो रही है? गांव में जितना वक्त भी गुजरा दोस्तों से बातें करते या फिर घर पर आराम करते ही गुजरा। शायद आराम कर करके ही थकन हो गई है। शहर की हंगामा खेज ज़िंदगी, भाग दौड़, घेमा घेमी, अब यह खामोशी सुकून मुझे अजीब सा लगने लगा है। और फिर इस खामोशी में किसी की मुस्कुराहटों की नरमी नहीं है। यह खामोशी मुझे बेआवाज़ रोती हुई महसूस होती है। हाँ, इन खामोशियों में बिल्किस रोती थी मगर वो मजबूर था। जुल्म तो इस पर भी हुआ था। बाबा ने मिडल के बाद इसे शहर के स्कूल में दाखिल करा दिया। फिर वो कॉलेज में पढ़ता रहा। इसके बाद मुलाजमत मिल गई और फिर समीन से मुलाकात हुई। कितनी अच्छी लड़की थी, बाएतमाद, खुश मिजाज और कदम से कदम मिलाकर चलने वाली। वो भी सर्विस करती थी और पहली मुलाकात भी ऑफिस टाइम ऑफ होने पर स्टॉप पर हुई थी। उसे बहुत खूबसूरत साथी की तलाश तो नहीं थी, बस ऐसी लड़की चाहता था जो दुख सुख में साथ दे। और आज का दौर ऐसा भी नहीं कि एक फ़र्द कमाए और बाकी सब खाएं। वो ऐसी बीवी चाहता था जो माली मसाइल को समझ सके और इसका हाथ बटा सके। वो तो 3 साल पहले ही समीन से शादी कर लेता मगर इसकी मजबूरियां थीं। बड़े बहन और भाई का नंबर पहले था, फिर माँ बहुत बीमार रहती थी, वालिद का साया सर से उठ चुका था। वो और इसका भाई सर्विस करते थे और घर की गाड़ी खींचते थे। उसने मुश्तबा से इंतज़ार की दरख्वास्त की जो इसने कबूल कर ली।
मगर ये भी कहा था कि अगर मंगनी हो जाए तो अच्छा है, कोई खूबसूरत बंधन तो हो हमारे दरमियान। और ये बात समीर ने भी मान ली। मुश्तबा की बात बचपन से ही बिरादरी की एक लड़की बिल्किस के साथ तय थी, मगर वो गांव की लड़की को ज़िंदगी का साथी बनाना नहीं चाहता था। इतने सालों से शहर में था, वो भूल ही गया गांव में जब एक बार ज़ुबान दे दी जाए तो फिर उसे निभाना ज़रूरी हो जाता है। इसने तो सोचा था अब गांव जाऊंगा तो कह दूंगा अम्मा से साफ साफ, नहीं करनी मुझे बिल्किस से शादी। आप कह दें उन लोगों से वो जहाँ चाहें अपनी बेटी की शादी कर दें। बहुत सादगी से इसने समीन को अंगूठी पहनाई और ढेरों मिठाई के साथ अम्मा अब्बा को इतला देने गांव चला आया। अरे घर में तो आज गेमा गेमी थी, रौनक थी। रास्ते में इसे सैफ मिला था, सलाम किया तो सिर्फ सर के इशारे से जवाब देकर खामोशी से रास्ते से हट गया। बताया ही नहीं घर में इतनी रौनक लगी है, मगर किस सिलसिले में हो रहा है ये सब कुछ। मुश्तबा को देखते ही घर में मौजूद बिरादरी के लोग इसकी तरफ बढ़े थे और मुबारकबाद दे रहे थे। भाई बहुत सी मिठाई लेकर आया है। एक लड़की ने डब्बा उसके हाथ से ले लिया और खोलने लगी। मेरा पुत्र आया है, अम्मा को इत्तला मिली तो बेकरारी से इसकी जानिब लपकी। ये सब क्या है अम्मा, उसने हैरान होकर पूछा। पुत्र बड़ा मुबारक दिन है, आज तो उससे मिलने को बड़ा दिल कर रहा था। तू भी आ गया और मेरे दिल में ठंड पड़ गई। अम्मा ये घर में क्या हो रहा है, इतने सारे लोग, ये रौनक, और तू तो आज बहुत ही खुश नजर आ रही है। लो अब सारी बातें यहीं खड़े खड़े ही कर लेगा, आजा अंदर आजा। अम्मा हाथ पकड़कर सबके दरमियान से गुजारती अंदर ले आई, लाकर कमरे में बिस्तर पर बिठा दिया। बड़ी मनतो मुरादों के बाद आज का वेला वक्त देखा है मैंने, बड़ी खुश हूँ आज मैं। पता है बिल्किस, कल तक तो सिर्फ ज़ुबानी कलामी ही तेरे नाम थी, आज दोपहर में मैंने उसे तेरे नाम की अंगूठी भी डाल दी है। अम्मा, इसके सीने पर जैसे किसी ने घूंसा रसीद कर दिया। मुझसे पूछे बगैर, मुझे इतला दिए बगैर ही अम्मा वो इस्तराब में उठकर खड़ा हो गया। लो भला पूछना कैसा, तेरे नाम पर बैठी है ये बात तू भी जानता है। और इतला क्या करते, अंगूठी तो मुझे ही जाकर पहनानी थी। हाँ, अगर शादी तुझे बुलाए बगैर हो जाए तो रूठने की बात भी है। अम्मा ने ठट्ठा लगाया। आज इसकी खुशमिजाजी अरूज पर थी। फिर भी अम्मा वो बज़िद था। फिर भी क्या, बस शादी तो यहीं होनी है तेरी। अब क्या अम्मा ठिठकी थी और उसे एहसास दिलाया था। क्या ये ज़रूरी है? चुप, दोबारा ये बात ना करना, घर मेहमानों से भरा हुआ है। किसी ने सुनकर बिल्किस के चाचे मामे से जा कहा तो अभी कुल्हाड़ी छुरे निकल आएंगे। पुत्र तू अपनी रिवायात भूल गया है शायद। लड़की जिसके नाम पर बैठती है उसी से ब्याही जाती है। अगर इनकार हो तो मामला कत्ल तक पहुंच जाता है। तू अब ना बोली। पर अम्मा, मैं गांव में ब्याह करना ही नहीं चाहता। चाहने न चाहने से क्या होता है, वो तेरी किस्मत में लिखी गई है, आकर ही रहेगी। और फिर बुराई क्या है उसमें, रच के तो सोनी है वो। अम्मा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, वो अच्छी है या बुरी, है तो गांव की देहातन जो मेरे साथ कदम मिलाकर नहीं चल सकती। कहा ना पुत्र, चुप कर जा, नहीं तो अभी मामला ही उलट जाएगा। तू बल्किस के चाचे को नहीं जानता, बात बात पर लड़ने मरने पर उतर आता है। और इनकार हुआ तो फिर वो जो भी कर गुजरे कम होगा। तो चुप करके ये घुट घूंट भर ले। उसने सोचा शायद कोई सूरत बन जाए और मामला मंगनी से आगे ना बढ़ सके, दरमियान में ही सिलसिला ख़त्म हो सके, मगर ऐसा हुआ नहीं। गांव में अम्मा शादी की तैयारी करती रही। और फिर एक बार जब वो गांव में आया तो अम्मा ने कहा इस महीने के आखिर में ज़्यादा छुट्टी के साथ आना, शादी की तारीख दे दी है हमने। बतेरा बोला हाथ पांव मारे, मगर अमली तौर पर इसने भी कुछ नहीं किया कि बल्किस के दोनों चाचों से वो वाकिफ़ था और रिवायात से भी। इनकार के बाद तो शायद वो इस दुनिया में भी न रहता। बेहतर यही था सारा गुस्सा माँ के सामने बोल बोल कर ही निकाल ले और दिल पर जबर करके सेहरा बांध ले। एक बार वो इस घर में दुल्हन बनकर आ जाती, फिर ये इसके इख्तियार में था कि कहाँ जगह देता उसे। और वह दुल्हन बनकर आ गई। आंखों में हज़ार ख्वाब थे और आंखों पर झुकी पलकों का पर्दा था। सब कुछ मामूल के मुताबिक था, वही रिवायती इस्तकबाल, गीत गाती, हंसी मुस्कुराती लड़कियों से भरा आंगन, बड़े से सहन के आखिरी कोने में पड़ी देगें जिनमें सुबह वलीमे का खाना पकना था, और पूरे घर पर लगी रंग बिरंगे कागज़ की झंडियाँ जो हवा से हिल रही थीं। उसे एहसास नहीं हुआ कुछ कमी है। ये एहसास तब हुआ जब मुश्तबा रात गए इसके कमरे में आया, और उस रात अरमानों की फवार में भीगती लड़की आंसुओं की बौछार में थक कर हार गई, डूब गई। वलीमे की शाम ही वो वापस चला गया और बल्कि सर में दर्द का बहाना करके लड़कियों की बातों, इन सवालों से बचने के जतन करने लगी। चाचा इतनी जल्दी चला गया? मुश्तबा, बाहर से आती आवाज़ यकीनन सैफ की थी। किसी तेज़ धार आले ने जैसे सर से पांव तक उसे चीर डाला। दर्द की शदीद लहर, वो घबराकर उठ बैठी। ये यहाँ क्यों आया है? मुश्तबा ने मुझसे कोई बात नहीं की, खामोशी से कमरे में आया, मुंह दिखाई मेरे आगे रखी, पर घूंघट उठाकर शक्ल नहीं देखी, करवट बदल कर लेट गया। मैं नसीबों को रोती रही, कहीं सैफ ने तो कुछ कह नहीं दिया मुश्तबा से। हाय, क्या बिगाड़ा है मैंने इसका? मैं जानती थी मैं अमानत हूँ मुश्तबा की। जो कुछ कहा सैफ ने मुझसे कहा, मैंने तो कभी इसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया।
पर क्या पता लगा दिया हो। झूठ सच, इसका जी चाहा अभी उठकर सहन में जाए और सैफ का गिरबान पकड़कर इससे अपना कसूर पूछे। वो दुपट्टे से बेनियाज पलंग पर परेशान बैठी थी। जब चाची के साथ वो अंदर आ गया। सलाम को हाजिर हुआ हूँ जी। दरवाज़ा चाची ने खोला था। वो ज़रा पीछे था और उसे यूं बैठे देखकर वहीं से रुककर कहा था। चाची ने जल्दी से आगे होकर दुपट्टा इस पर डालकर घूंघट निकाल दिया। शहर चला गया था मैं, शादी में शरीक ही नहीं हो सका। इसने सलामी की रकम इसके हाथ पर रख दी। मैं तेरे लिए मिठाई लाती हूँ पुत्र। हाँ हाँ चाची, मिठाई तो मैं ज़रूर खाऊंगा। वो सामने वाले पलंग पर बैठ गया। बुढ़िया बाहर निकल गई और बिल्लो का दिल पसलियाँ तोड़ने लगा। पता नहीं अब ये क्या कहेगा। उसने बिल्लो के झुके सर को देखा। घूंघट इतना लंबा था कि वो अब तक इसका चेहरा नहीं देख सका था। हाय, जीत गए रीत रिवाज और हार गए हम दिल वाले। देख लेना, सारी उम्र तेरा नाम लेकर गुजार दूंगा बिल्लो। ये वादा है तुझसे। सैफ तू चला जाए यहाँ से। मुंह ऊपर किए बगैर उसने घुटी घुटी आवाज़ में इल्तिजा की। मिठाई तो खाने दे, आखिर तेरी शादी हुई है बिल्लो। वो अपनी जगह से उठकर इसकी तरफ बढ़ा। इसने घबराकर दुपट्टा पीछे किया और बोली, तू मेरी जान छोड़ नहीं सकता। इसने सजी सवरी बिल्लो को कब देखा था। एक बिजली सी चमकी और सैफ के नामुराद दिल पर इस जोर से गिरी कि निचला होंठ सख्ती से लब तले ना दबाता तो आह लबों से निकल ही जाती। उसकी आंखों में क्या था। बिल्लो झुल्लाहट बरकरार नहीं रख सकी, सर फिर झुका लिया और बोली, ये किस्मत का लिखा है और क्या पता जो तेरी किस्मत हो वो मुझसे कहीं ज़्यादा सोनी हो। हाँ सोनी मेरी किस्मत, तुझे बताया तो है, अब कोई नहीं। तूने ठुकरा दिया तो भी सैफ की मोहब्बत मरी नहीं, जिंदा है और जब तक जिंदा रहूंगा मेरे साथ साथ रहेगी। तेरी मोहब्बत भी और तेरा साया भी। पुत्र रोटी खाकर जाना। बुढ़िया मिठाई की प्लेट लेकर आ गई। सैफ ने बेताबी का इजहार करते हुए प्लेट इसके हाथ से ले ली, पर एक टुकड़ा भी नहीं खाया गया। बुढ़िया बोलती रही। वो सुनता रहा और फिर आने का वादा करके चला गया। वो मुश्तबा की आमद का इंतज़ार करती रहती थी, मगर वो नहीं आता था। सैफ के आने पर घबराहट होती थी और वो था कि आता रहता था। इसे यकीन था सैफ ने ही कुछ कह दिया है, वरना मुश्तबा ऐसा क्यों करता इसके साथ। भला कसूर क्या है मेरा। एक रोज़ चाची सो रही थी कि सैफ आ गया और उसे बात करने का मौका मिल गया। मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे वो हैरान हुआ, फिर फौरन ही हंसकर बोला, हाय भाग जाग गए मेरे, तो कहना क्या कहना चाहती है मुझसे। शादी से पहले तू मुश्तबा से मिला था है ना। हाँ कई बार, क्यों अब तो पाबंदी लगा रही है मुझ पर। वो फिर मुस्कुराया। क्या कहा था तूने मुश्तबा से। इसके लहजे की सख्ती बरकरार थी। अब तो याद भी नहीं, ऐसी कोई ख़ास बात की भी नहीं थी मैंने। मेरे बारे में कुछ कहा था। बोल सैफ, कहा था कुछ। वो दांत पीस कर मगर धीमी आवाज़ में मुखातिब थी कि डर था बुढ़िया ना जाग जाए। तेरे बारे में। इसने हैरान होकर बिल्लो की तरफ देखा, फिर नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला, भला तेरे बारे में मैं क्या कह सकता हूँ उसे। तू झूठ बोल रहा है मुझसे, वरना मैं जानती हूँ सब किया धरा तेरा ही है। खुलकर बात कर बिल्लो, क्या हुआ है तेरे साथ। ये तो मैं भी पहचान रहा हूँ तू खुश नहीं है इस घर में। नई दुल्हनों वाली कोई बात मुझे तुझ में दिखाई नहीं देती। वे ज़्यादा हमदर्दी न जता। मैं इतनी भोली नहीं हूँ, खूब समझती हूँ और याद रख कभी माफ़ नहीं करूँगी। मेरा कसूर भी तो बता बिल्लो, यकीन कर मैं कुछ समझ ही नहीं रहा कि तू कह क्या रही है। क्या बिगाड़ा था मैंने। लाज रखी अपने माँ बाप की, इसमें बुराई क्या है। पर तेरा ज़र्फ बड़ा छोटा निकला सैफ, तूने बदला लिया है मुझ बेकसूर से। अब वो रोने लगी थी। मुश्तबा तेरा नहीं हो सका, तेरा बन के भी नहीं बन सका। इससे ज़्यादा दुख की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। मैं तेरी खुशी में अपना दुख भुलाने की कोशिश कर रहा था। मैंने सोचा था हर खुशी तुझसे है। फिर तू खुश है तो क्यों आंसू बहा रहा हूँ मैं। जभी तो तेरे ब्याह के दूसरे ही रोज़ फिर गांव पलट आया और इस दहलीज पर भी आ गया जहां तू किसी और की दुल्हन बनकर आई है। पर तूने ये क्या सुना दिया जिसके लिए मैंने अपना दिल मार दिया। इसे खुशी नहीं मिली। मुश्तबा ने कदर ही नहीं की तेरी। और बिल्लो, तू भी मुझे इल्ज़ाम दे रही है। कितना दुख था उसकी आंखों में, चेहरे पर, आवाज़ में। सैफ, बिल्लो ने घबराकर इसका हाथ थाम लिया और बोली, यकीन तो मुझे भी नहीं था। भला तू मेरे साथ किस तरह बुराई कर सकता है। पर समझ में कुछ आता ही नहीं था, इसीलिए शक कर गई। मुझे माफ़ कर देना और सुन, जो दुखड़ा मैंने तेरे आगे रोया है उसे किसी से कहना मत, वरना मैं सारे गांव के सामने शर्मिंदा हो जाऊंगी। सर झुक जाएगा मेरा। देख हाथ जोड़ती हूँ, पर्दा रख लेना। फिक्र न कर, तेरा सर झुकने नहीं दूंगा। वो चला गया। बिल्लो चूल्हे में आग जलाने लगी। लकड़ी गीली थी, जलती ही ना थी और बिल्लो को सर से पैर तलक आंसुओं ने भिगो दिया था। पर फिर भी दिल में अलाव दहक रहा था। वो सारी सारी रात जलती थी, सारा दिन सुलगती थी, ना नमी दूर होती थी ना आग कम होती थी। वो जलती रही। दिन महीनों बाद फिर सालों में बदल गए। वो इंतज़ार कर कर के नहीं थकी। आने वाला आया नहीं और जिससे कहती थी तू यहाँ ना आया कर, वो रोज़ाना ही चक्कर लगा जाता था और कहता था बस चले तो यहीं डेरा डाल लूँ। बल्किस ने कई बार मासी खैरा से कहा, मासी ये सैफ तेरे घर इतना आता जाता है, तुझे माँ की जगह मानता है,
कहीं बात लगा इसकी, कब तक अकेला फिरता रहेगा। और खैरा कहती, बहुत मर्तबा कहा है मैंने उसे, पर मानता ही नहीं। और एक रोज़ जब खैरा ने आगे को झुककर राजदारी से कहा, मुझे पता चल गया है वो क्यों नहीं मानता, बिल्लो का दिल उछलकर हलक में आ गया। इसने सहमे हुए अंदाज में खैरा की तरफ देखा कि लगी है जीते जी मारने की खबर सुनाने। आज बहुत पूछा, बड़ी गालियाँ दी मैंने उसे। तब बोला, मुझे मोहब्बत है एक लड़की से, जब उसे भी मुझसे मोहब्बत हो जाएगी तो कर लूँगा शादी भी। मैं बोली, वे झलिया पागल, शादी कर ले, मोहब्बत भी होती रहेगी। बोला, ना ऐसे तो वो राज़ी नहीं होगी, कभी ना मानेगी। अब अल्लाह जाने कब उसके दिल में इस जीवन जोगे की मोहब्बत पड़े तो कब ब्याह हो। हंसते हुए बुढ़िया कह रही थी और बल्किस की भी जान में जान आ गई थी। कुछ देर इधर उधर की बातें होती रहीं, फिर अचानक जैसे खैरा के जहन में ये बात आई, कहने लगी, नी तेरे घर भी बड़ा जाता है, वो कि आखिर मुस्तफ़ा की बिरादरी का है, देवर हुआ रिश्ते से तेरा। तू बड़ी भाभी बन के पूछ ज़रा इससे, कौन है वो जिसके पीछे रुल गया है, जवानी बर्बाद करने पर तुला हुआ है। मासी हमारे घर आता है वो, पर मेरी तो कभी ज़्यादा बात नहीं हुई। वो अपनी चाची से मिलने ही आता है और मिलकर चला जाता है। बिल्लो खूब जानती थी अकेली औरत की इज्जत कितनी नाजुक होती है। शौहर परदेश में, बूढ़ा ससुर खेतों पर, उसे चौकन्ना रहना था, हर कदम संभल कर उठाना था। सैफ इनके घर आता था तो और भी बहुत से घरों में आना जाना था। बज़ाहिर ये कोई ऐसी बात नहीं थी, और ना ही खैरा ने इस किस्म की कोई बात जहन में रखकर उसे ये कहा था, मगर इसके अपने दिल में चोर था। वो डर गई थी और दिल ही दिल में सैफ को कोस रही थी। फिर वो जब भी खैरा के पास जाती और खैरा की बातों में तो अक्सर सैफ का जिक्र आता कि वो इसका बेटा बना हुआ था, तब बिल्लो ज़रूर उसे कहती, तू सैफ को समझा, छोड़ दे उस लड़की का ख्याल और अब कर ले शादी। ये भी तो हो सकता है वो किसी और को चाहती हो और ये उम्र गाल ज़ाया दे इसके इंतज़ार में। वो दोपहर की रोटी डाल रही थी, सैफ घर में आया और सीधा इसके पास चला आया। ये तू क्या हर वक्त मासी खैरा को पट्टी पढ़ाती रहती है। वो खासा संजीदा हो रहा था। क्या किया है मैंने? इसने रोटी तवे पर डाली। एक ही बात, सैफ की शादी कर दो ना। तुझे क्या तकलीफ़ है मेरे कंवारे रहने से? शादी होगी तो रोज़ रोज़ यहाँ नहीं आया करेगा। इसने सच सच कह दिया। जितना मर्जी जोर लगा ले, बड़ा सच्चा हूँ अपनी मोहब्बत में, नहीं करूँगा किसी और से ब्याह। पागल है तू, बिल्लो झुलाई। हाँ कह ले जो भी कहना है, पर याद रख मेरी मोहब्बत तू है, सिर्फ तू। बल्कि इस तेरी शादी मुश्तबा से हो गई तो क्या हुआ? मेरे दिल में हमेशा से यही नाम है, और फिर तेरा क्या दोष? मोहब्बत मैंने की है, तूने नहीं। तू तो हमेशा से मुश्तबा की है और इसने तेरी कदर नहीं की, जैसे बिल्लो ने सैफ की नहीं की। हाँ, दिल लगाने वाले हमेशा रोते ही देखे हैं, हम भी रोएंगे। बल्किस मुश्तबा के लिए और सैफ बल्किस के लिए। तुझे रब का वास्ता चुप कर जा, अपना नहीं तो मेरा ख्याल कर ले। क्यों मुझे बदनाम करने पर तुला हुआ है? किसी ने तेरी बातें सुन ली तो मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। और देख अम्मा अंदर बैठी है, जाकर इसके पास बैठ। हमसाई ने दीवार से झांक लिया तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। चला जाता हूँ अम्मा के पास। सारे ज़माने की फ़िक्र है, नहीं है तो मेरी नहीं है। वो आज पहली मर्तबा गुस्से में दिखाई दे रहा था। मुश्तबा गांव बहुत कम आता था, शादी के बाद भी मामूल नहीं बदला। गांव में लोगों के पास वक्त खुला और दिलचस्पियां ना होने के बराबर होती है। फालतू वक्त वो दूसरों की टोह में रहकर गुजारते हैं। पहले भी मुश्तबा के काम आने पर लोग अम्मा और बल्किस से सवाल करते थे। ये शहर में बहुत ज़्यादा काम का बहाना बनाकर मुतमईन कर देती, मगर कब तक चलता ये बहाना? आखिर लोगों ने अंदाज़ा लगा ही लिया, कोई गड़बड़ है ज़रूर। सोनी बिल्लो मुश्तबा के दिल को चढ़ी नहीं, हैरत है। और वो क्या हूर परी चाहता था, ज़रूर कोई चक्कर है, पसंद की होगी कोई शहर की। और अब उड़ते बगौर बिल्लो का चेहरा देखने लगी। मुश्तबा की माँ को ये गवारा नहीं था। इसने बिल्लो के खिलाफ महाज बांध लिया। वो बहू में हज़ार बुराइयां निकालती और कहती, जभी तो मेरा बेटा शहर से गांव आता नहीं है। अब बच्चा नहीं हुआ था। बुढ़िया आए गए के सामने दुखड़ा रोती थी। लोगों को ना बिल्लो से हमदर्दी थी, ना इसकी सास से। इन्हें दिलचस्पी इस सारे किस्से से थी, जो अभी तक खुल नहीं सका था। वो जानने को बेचैन थे कि असल मामला क्या है। वो कभी कभी खेतों पर बाबा को रोटी देने जाया करती थी, और ऐसे में राह चलते मर्द, खेतों में काम करने वाले और यूं ही फारिग दरख्तों तले बैठने वाले आवाज़ देते। ओ भरजाई, मुस्तफ़ा शहर से आया या नहीं? पहले पहले अंदाज अपनायत भरा होता, फिर इसमें तजस्सुस का रंग नुमाया हुआ, और अब वो साफ महसूस करती थी अक्सरियत ये सवाल सिर्फ मजाक के रंग में करती थी। एक पूछता बाकी हंस पड़ते, और वो तेज़ी से कदम उठाती, लोगों से बचती बचाती खेतों तक आ जाती। चंद माहियाँ तेरी राह पे तकदीयाँ, किसी आवारा लड़के ने एक रोज़ तान भी उड़ा दी थी। इसका दिल हुकने लगा, क्या मैं मुश्तबा के होते हुए भी बेआसरा हूँ? लोग किस दलेरी से मजाक उड़ा लेते हैं। हाँ, सब समझ गए हैं मेरी हैसियत। मुश्तबा के घर में कुछ भी नहीं, मैं वोटी नहीं नौकरानी हूँ। मेरे सर पर दुपट्टा नहीं है, मैं खुले मुंह खड़ी हूँ। इसका दिल भर आया। किथे जावी ओ हैं जी? वो लड़का पीछे आ रहा था, और इससे फासले पर दाएं जानिब कमाद की फसल में सैफ खड़ा किसी से बातें कर रहा था। इसने बुरी आवाज़ में उसे पुकारा। वो चौंका, फिर इस पर नज़र पड़ी तो दौड़ता हुआ इस तक आया।
खैर तो है बिल्लो, जिस तरह इसने आवाज़ दी थी परेशानी होना ही चाहिए थी। बिल्लो ने मुड़कर पीछे देखा, वो लड़का तेज़ कदमों पर वापस भाग रहा था। मैं डर गई थी। इसने आंख में आए आंसू दुपट्टे से पोंछ डाले। डर गई थी पर किससे वो समझ नहीं सका। अपने आप से। हाँ, मैं अपने आप से ही डर गई थी। यूं ही बुला लिया था तुझे। अब जा, वो जिसके साथ तू बातें कर रहा था इधर ही देख रहा है। इतना कहकर वो चल पड़ी। सैफ इसके ना समझ में आने वाले अंदाज पर हैरान कितनी देर वहीं खड़ा रहा। इसने सोचा था वो घर से निकलना बहुत कम कर देगी। इस वाक़े ने बहुत डरा दिया था। जानती जो थी, बात फैली तो फिर इसकी हिमायत करने वाला कोई ना होगा। जो लड़की बदनाम हो जाए उसे ना मैका कबूल करता है और ना ससुराल। फिर इसकी सास तो पहले ही इल्ज़ाम लगाते नहीं थकती थी। अब जो ये बात हाथ आ जाती तो धक्के देकर घर से निकाल देती। और पीछे मैके के नाम पर बाप नहीं चाचे थे, वो क्यों रख लेते इसे अपने पास। वो बहुत डर गई थी। रात देर तक जागती रही और सोचा, इस बार जब मुश्तबा आएगा इससे अपना कसूर ज़रूर पूछूंगी। अगर ब्याह किया है तो फिर अपनी जिम्मेदारी निभाए भी। क्यों मुझे अपने जीते जी बेवा बना दिया है उसने। ज़रा भी ख्याल नहीं उसे अपनी इज्जत का। अगर आज खेतों में सैफ ना होता उसे बहुत से किस्से एकदम से याद आए। अब गांव, वो पहले वाले गांव कहाँ रहे थे कि हर औरत माँ बहन बेटी थी। गांव की इज्जत की हिफाजत की जाती थी। अब तो औबाश निकम्मे लड़के कुछ भी कर गुजरते थे और पूछने वाला कोई नहीं था। वो अम्मा को ये कह नहीं सकती थी कि मैं खेत पर रोटी लेकर नहीं जाऊंगी। इतनी हिम्मत इसमें ना थी कि वो कोई काम इसके ज़िम्मे लगाती और बिलो इनकार कर देती। यही सोचा सैफ तकरीबन रोज़ सुबह चाची को सलाम करने के बहाने आता है। अब आएगा तो कह दूंगी। या तो खुद बाबा की रोटी दोपहर को ले जाया करे या किसी बच्चे को कहकर मंगवा लिया करे। जब वो आया चाची पड़ोस में गई थी। बिल्लो ने मौका देकर ये बात इससे कहती, ठीक है ये तो कोई मसला ही नहीं, मगर ये बता हुआ क्या था। एकदम से इतनी खौफजदा क्यों हो गई थी। तब इसने सच बात कहती। इसी वक्त बताना था, खाल खींच लेता कमीने की। मारे गुस्से के इसका चेहरा दहकने लगा। ना मैं कोई बदनामी मोल नहीं ले सकती, तू समझना मेरी बात को। बिल्लो एक बात कहता हूँ, देख इसमें तेरी भलाई है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, छोड़ दे इसको। जो तेरा नहीं है सारी उम्र क्यों जलती भट्टी में गुजारना चाहती है। तेरी तो मत मारी गई है। कभी ऐसा हुआ कि कोई लड़की तलाक मांग ले। इससे तो बेहतर है जहर खा लूँ। अगर उसे बसाना नहीं है तो रखा क्यों हुआ है। आखिर चाहता क्या है वो। सैफ को अब मुश्तबा पर गुस्सा आ रहा था। तुझे क्या, ये मेरा और इसका मामला है। और याद रख, वो मेरा घर वाला है। सर का साईं कैसा भी हो, औरत उसे मान देती है, इज्जत करती है उसकी। अगर तूने इसके खिलाफ एक लफ्ज़ भी कहा तो अच्छा नहीं होगा। सैफ सर झटक कर चाची के कमरे में चला गया और उसका इंतज़ार करने लगा। चाची ने भी ज़्यादा देर नहीं लगाई, जल्दी आ गई। और जब वो सैफ के पास कमरे में बैठकर उससे बातें करने लगी तभी बिल्लो लस्सी लेकर कमरे में गई। हालांकि सैफ ने आते ही कहा था प्यास लगी है, पानी तो पिला। मगर फिर दूसरी बातें शुरू हो गईं। वो लस्सी का प्याला लेकर गई, इसके करीब रख दिया और वापस आ गई। अंदर कमरे में चाची ही बोलती रही। काम निपटाती बिल्लो ने सैफ की आवाज़ एक बार भी नहीं सुनी। जब वो कमरे से बाहर निकला तब बकरी का बच्चा गोद में लिए बैठी थी। करीब आकर रुक गया और बोला, सारी उम्र बकरी के बच्चे खिलाएगी। और तूने अपने बारे में भी सोचा है। इसने जलकर जवाब दिया, हाँ सोचता हूँ मैं अपने बारे में। वो तेरा फैसला करे तो मैं भी पार लगूँ। अब आए तो कह देना, मर्द है तो मर्द बनकर सोचे। सैफ वो मेरा घर वाला है, सुहाग है मेरा, सुना तूने। वो एकदम से तनकर खड़ी हो गई और सैफ को अफसोस के अंदाज में सर झटक कर जाना पड़ा। क्यों करता है ये ऐसी बातें। अब जबकि मैं किसी की घरवाली हूँ, ये निकल क्यों नहीं जाता मेरी ज़िंदगी से। उसे याद था वो दिन जब वो आखिरी बार सैफ के साथ गिट्टे खेली थी और अम्मा ने आवाज़ देकर उसे घर बुलाया था। मैं अभी आती हूँ, तुम लोग बेईमानी ना करना, इसने सैफ और शीनो से कहा था। कहाँ थी तू इतनी देर से। अम्मा ने आंखें दिखाई। वो मैं उधर चाचे फजल के घर में। अच्छा अच्छा बस चुप। माँ उसे बाजू से पकड़कर कमरे में ले आई जहाँ मुश्तबा की माँ मिठाई के डब्बे और गोटे वाले सूट के साथ बैठी थी। ये कपड़े, ये मिठाई, इसकी समझ में कुछ नहीं आया। आ इधर आके बैठ बिल्लो। मासी ने बड़े प्यार से इसे करीब बुलाया और दुपट्टे के पल्लू से सुर्ख नाक वाली अंगूठी खोलकर इसकी उंगली में डाल दी। ले बहन, धी तो ये मेरी पहले ही थी, अब रस्म भी पूरी कर दी मैंने। ये मिठाई बांट दे सारे पिंड में, पता चल जाए सबको अब बल्किस मेरे मुश्तबा की मंग है। मुश्तबा की मंग। इसका दिल बड़े ज़ोर से धड़का। शहर में पढ़ने वाला वो लड़का, उसके तो चर्चे सारे गांव में हैं और मैं गांव की अनपढ़। इसकी कैफियत अजीब सी थी। खुशी से ज़्यादा घबराहट सवार थी इस पर। अम्मा ने भी कभी जिक्र ही नहीं किया था। कुछ देर बाद मुश्तबा की माँ चली गई और अम्मा मिठाई थाल में डालकर गांव में बांटने चली गई। वो घर में अकेली बैठी हाथ में पड़ी अंगूठी को देख रही थी जब सैफ आंधी व तूफान की तरह घर में दाखिल हुआ। ये क्या हुआ है बिल्लो, और तूने भी पहन ली चुप करके। सैफ का यह अंदाज। बिल्लो घबरा गई और हाथ पीछे कर लिया। ये नहीं हो सकता, तुझे ये अंगूठी वापस करना पड़ेगी। वो कुछ और भी कहता मगर इससे पहले बिल्लो की सहेलियां आ गईं और वो वापस चला गया।
अम्मा मुझे मुश्तबा से शादी नहीं करनी। रात बड़ी हिम्मत करके इसने कह दिया। माँ थी तो देहातन, पर बड़ा ज़ब्त और सब्र था इसमें। प्यार से पास बिठाया और बताने लगी, ये रिश्ता कब तय हुआ था और अब अगर बात ख़त्म हुई तो क्या असरात होंगे। गांव में थू थू होगी, अपने पराए सब बात करना छोड़ देंगे। मुश्तबा के घर वाले अना का मसला बना लेंगे। इस इनकार के नतीजे में कत्ल भी हो सकते हैं और अगवा भी। देख मेरी धी, तेरा दिल कहीं भी था, अब भूल जा। घर वाला औरत के सर का ताज होता है। औरत की इज़्ज़त उसी के दम से है। हमेशा इज़्ज़त देना उसे। वो देर तक इसे बड़े प्यार से समझाती रही। माँ की कोई बात कभी ना टाली थी इसने। वो समझाती रही, इसे ज़माने की ऊंच नीच समझाई, ये मान गई और फिर कभी दिल की बातों में नहीं आई। इसने जब भी ये बात छेड़ी, इसने झड़क दिया, मना कर दिया, ये बात ना किया कर, मैं अमानत हूँ अब मुश्तबा की। और एक रोज़ वो दुल्हन बनकर आ गई, पर सैफ की आस पता नहीं कैसी थी जो टूटती ही ना थी। बिल्लो टोकती रोकती पर मानता नहीं था। अम्मा दुनिया से चली गई, मुश्तबा नहीं आया। उसे तसल्ली सैफ ने दी, सब्र की तलकीन वो करता रहा। कभी बीमार पड़ी तो दवा उसने लाकर दी। पर था कौन वो इसका, कोई भी तो नहीं। सुबह सुबह वो आंगन में झाड़ू लगाकर फारग हुई थी। बाहर गाड़ी आकर रुकी थी। कौन हो सकता है, गाड़ी किसके घर आई है। तजस्सुस ने सर उठाया, वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। जंजीर हटाई और दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। मुश्तबा और साथ में एक औरत, ये कौन है। वो पीछे हट गई। आओ समीन, ये हमारा घर है, आ जाओ। वो उसके साथ अंदर दाखिल हुआ। ये बल्कीस है, सरसरी अंदाज में तारुफ कराया। दोनों आगे बढ़ गए। बिल्लो को समझने में देर नहीं लगी, कौन हो सकती है ये। वो वहीं खड़ी रही। अब अंदर से अम्मा अब्बा और इन दोनों की बातों की आवाज़ें आ रही थी। लगता था सब ने हाथों हाथ लिया है। ज़रा देर बाद अम्मा बाहर आई, इधर उधर उसे ढूंढा, फिर दरवाजे के करीब खड़े देखकर उधर आ गई और बोली, दूसरी शादी ही तो की, कोई तुझे तलाक तो नहीं बोल दी। कहता है दोनों को रखूंगा, अब तू कोई स्यापा ना डाल देना। सब जानते हैं औलाद नहीं है तेरी, शोर करके खुद बुरी ही बनेगी। और फिर तेरे पीछे है भी कौन, भलाई इसमें है, चुप करके पड़ी रहे इस घर में। वो कुछ नहीं बोली। बुढ़िया ने रुककर इंतज़ार किया, फिर खुद ही कहने लगी, हमें भला तेरा कौन सा सुख है। उसे बीवी चाहिए थी अपनी जैसी पढ़ी लिखी, जो इसके साथ सजे भी और इसका घर भी सजा दे। और तू सूखी बेल, तुझसे कोई कितनी देर उम्मीद लगाता। इस रोज़ गांव के लोगों का बहुत आना जाना रहा इनके घर। ज़रा सी देर में ही ये बात सारे गांव में फैल गई थी कि मुस्तफ़ा ने शहर में शादी कर ली है। वो दुल्हन लेकर आया हुआ है। औरतें, बच्चे और बिरादरी के तो मर्द भी आते रहे। इन सब की खातिर मदारत बिल्लो को ही करनी थी। वो किसी को शरबत पकड़ाती, किसी को लस्सी, कभी चाय चूल्हे पर चढ़ाती और सुहाग की सोच चूड़ियाँ इसके बाजू में ज़ोर से खनकने लगतीं। हर आने जाने वाला नई दुल्हन के साथ साथ इसे भी बगौर देख रहा था कि आखिर कहानियाँ भी बुनना थीं। इन लोगों ने यहाँ से जाकर चुप करके तो नहीं बैठ जाना था। इसके चेहरे पर कितना गुस्सा है, उलझन है या दुख। वो खोज में थे। यकीनन पता तो सैफ को भी चल गया होगा, मगर वो नहीं आया। और बिल्लो को भी इतने कामों में उलझे और सर में होने वाले धमाकों में उसका ख्याल ही नहीं आया। दिल पर किसी ने मनो मिट्टी डालकर कब्र बना दी थी और बोझ से वो दोरी हो रही थी। सर में शदीद दर्द। औरतों ने इससे कोई बात पूछी भी, वो समझ ही नहीं सके। टुकर टुकर मुंह देखने लगी। रात इसका कमरा नई दुल्हन के लिए अम्मा ने तैयार कर दिया। वो छप्पर तले बिस्तर डालकर लेट गई। सर्दी बहुत थी, नींद वैसे भी ना आती। अब सर्दी जिस्म अकड़ाए देती थी। खुदा खुदा करके सुबह हुई, पर ये कैसी सुबह थी, रोशनी होती ही नहीं। वो दोनों नाश्ते के बाद ही शहर वापस चले गए। ना मुस्तफ़ा ने इससे कोई बात की, न दुल्हन ने कोई अहमियत दी। औरतें घरों के काम निपटाकर आज भी इनके घर इकट्ठी होने लगीं और तब तक बैठी ही रहीं जब तक कि दोपहर की हांडी रोटी का वक्त नहीं हो गया। दोपहर को सैफ आया कि उसे बाबा की रोटी खेतों पर पहुंचानी थी। बिल्लो, इसका उतरा चेहरा, पीली रंगत उसे दर्द में मुब्तला कर गई। ये रोटी तैयार रखी है। बल्किस ने रुख फेर लिया। मैं कल जानकर नहीं आया कि अगर मुस्तफ़ा का गिरबान पकड़ कर तेरा कसूर पूछने लगा तो अच्छा नहीं होगा। बिरादरी की परवाह नहीं, मगर जानता हूँ तू भी बुरा मान जाती। हाँ, अच्छा किया जो नहीं आया। बिल्लो की आवाज़ में नकाहत नुमाया थी। अब भी होश में आ जा। उसे कह अपनी दुनिया बसा ली है, तुझे भी कैसे रिहाई दे दे। सैफ वो मेरा घर वाला है, ये घर ही मेरा ठिकाना है। औरत बार बार ठिकाने नहीं बदलती। जो ऐसा करती है उसकी इज्जत कोई नहीं करता। बिरादरी की थू थू होती है। मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरा कहा नहीं मान सकती। जा, चला जा। मैं तेरी आस कभी पूरी नहीं करूँगी। जिसके नाम पर एक बार दुल्हन बनी हूँ, उसी के नाम हमेशा रहूँगी। इतनी मोहब्बत करती हो मुश्तबा से। सैफ की आवाज़ में महरूमियाँ बोल रही थीं। ये कोई अनोखी बात तो नहीं। गांव में कभी सुना किसी अच्छी ज़ात बिरादरी की औरत ने तलाक के बाद दूसरी शादी की हो। जिसे तलाक हो जाए वो मरना पसंद करती है, दो चार ब्याह ब्याह नहीं रचाती। ऐसा करे तो गाली बन जाए, मैं गाली नहीं बनूंगी। सैफ ने झुककर चारपाई पर रखी रोटी की पोटली उठाई और चला गया। इतनी मोहब्बत करती हो मुश्तबा से। सैफ की आवाज़ हर तरफ से उभरी। मोहब्बत। इसने चूड़ियों वाला बाजू चेहरे पर रखकर खुद से सवाल किया और फिर फूट फूट कर रोने लगी।
पता नहीं सर्दी ज़्यादा बढ़ गई थी या उसे ही ज़्यादा लगने लगी थी। अब तो फिर से कमरे में सोने लगी थी, मगर रातों को उठ बैठती, जिस्म कांप रहा होता। दिन में कुछ ठीक रहती, मगर कभी कभी बैठे बैठे सर्दी महसूस होने लगती। इसे इस घर से, जो इसकी पनाहगाह था, डर लगता, और जो कभी घर से बाहर जाना पड़ता फिर तो हालत बहुत ख़राब हो जाती। हर कोई इसे घूर रहा है। बार बार वो चादर ठीक करती, मगर लगता सर से ढलक जाती है और वो फिर से नंगे सर हो जाती है। पहले भी तो इन्हीं गलियों से गुजरती थी, पता नहीं अब लोगों को क्या हो गया था। हर कोई कहता मुश्तबा की बीवी, इन्हें अब पता चला है कि मुश्तबा की बीवी हूँ। लोग अब ज़्यादा खुल गए थे, उसे लावारिस समझ लिया था। खैरा बता रही थी, लोगों का ख्याल है मुश्तबा शहरी बीवी के कहने में आकर जल्द ही बल्किस को तलाक का कागज़ भेज देगा। शायद ये सब लोग इसी इंतज़ार में थे। वो उसे गलियों में बेआसरा इधर से उधर सर टकराते देखना चाहते थे। वो जो दूर दूर से आवाज़ें कसा करते थे, अब करीब आने लगे थे। सैफ अब भी आता था, मगर इस रोज़ के बाद उसने बिल्लो से ये नहीं कहा कि मुश्तबा से तलाक मांग लो। वो समझ गया था बल्किस कभी नहीं मानेगी। वो हर हाल में मुश्तबा से मोहब्बत करती रहेगी, जैसे सैफ बल्किस से मोहब्बत करता है। उसने ये बात नहीं दोहराई। बिल्लो को भी इसकी तरफ से धड़का नहीं रहा। चाची इधर उधर होती तो वो हाल पूछ लेता, और एक रोज़ कुछ रकम भी इसके हाथ रख दी। ये किस लिए सैफ, मैं क्या करूँगी? ज़रूरतें तो इंसान के साथ साथ होती हैं, और मैं देख रहा हूँ तेरी सेहत बहुत ख़राब हो गई है। हकीम जी के पास जाकर दवा ले आ। अब मुझे किसी दवा की ज़रूरत नहीं रही। इसने रकम लौटा देना चाहिए। तुझे अपना ख्याल तो नहीं रहा, मगर मेरा ख्याल कर ले, मेरी खातिर ले आ दवाई। इसके लहजे की सच्चाई बिल्लो का दिल कट के रह गया। वो पैसे मोड़ नहीं सकी। इसके जाने के बाद देर तक खुद को कोसती रही। तू है ही मनहूस चुड़ैल, ऐसा कड़ियल जवान तेरे पीछे रुल रहा है। लानत है इस शक्ल पर। उसे खुद से बड़ी नफरत हो रही थी। अगले रोज़ वो बाबा की रोटी लेने आया तो बल्किस से पूछा, गई थी हकीम जी की तरफ? ना, आज जाऊंगी, मैं तेरा इंतज़ार कर रही थी। मेरे पीछे पीछे चलते रहना, अकेले अब मुझे डर लगता है। इसके जी में आई, फिर उम्र अकेले गुजारने का फ़ैसला क्यों कर बैठी हो? पर कहा नहीं, असबात में सर हिला दिया। पहले वो घर से बाहर निकला, फिर बिल्लो, और सारे रास्ते वो इससे खासे फासले पर चलता रहा, और वो भी खुद को हिसार में महसूस करके आराम से आगे आगे चलती रही। वापसी पर फिर यही सिलसिला था, यहाँ तक कि घर आ गया। दवा सिर्फ और सैफ की इल्तिजा की वजह से ले आई थी। अब सोच रही थी इसके पैसे ही ज़ाया हुए। हकीम जी ने बड़ी एहतियातें बताई थी, ये खाओ ये ना खाओ, खुराक का ख़ास ध्यान रखो, ज़्यादा काम ना करो। वो कहते थे ये बीमारी मामूली नहीं है, अगर तूने ख्याल न किया तो मर जाओगी। चलो एक फ़ायदा तो हुआ, मुझे ये तसल्ली हो गई है। ये आग जो बरसों से जला रही है, ये दुख जिसने मुझे अंदर से ज़ख्म ज़ख्म कर डाला है, अधूरे ख्वाब का दर्द सारी सारी रात तड़पाता है, अब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सज़ा ज़्यादा बाकी नहीं है। इसने माजून की पुड़िया कभी ना इस्तेमाल करने के इरादे से एक तरफ फेंक दिया। मुश्तबा का ख़त आया था, अम्मा बाबा के नाम, और अम्मा सैफ के इंतज़ार में थी। आए तो ख़त पढ़ के सुनाए। इस बार अभी तक शहर से रकम भी नहीं आई थी। हालांकि पहले वो बाकायदगी से हर माह की 5 तक भेज दिया करता था। अम्मा को इसकी फ़िक्र भी थी। वो चाहती थी सैफ आ जाए तो ख़त पढ़वाए, ताकि सूरत हाल का पता चल सके। पड़ोस के बच्चे को भेजकर इसने सैफ को बुलवाया। क्या बात है चाची, खैर तो है? वो शायद यूं बुलावा भेजकर बुलवाने पर परेशान हो गया था और जल्दी आ गया था। हाँ हाँ, खैर ही है। ये शहर से ख़त आया है मेरे पुत्र का। कब से इंतज़ार कर रही हूँ, तू आए तो पढ़वाऊँ, पता चले क्या लिखा है उसने। सैफ ने लिफाफा अम्मा के हाथ से ले लिया था और चाक करते हुए बिल्लो को आवाज़ दी। वो आकर खामोशी से इसके करीब खड़ी हो गई। मैंने सोचा तू भी ख़त सुन ले। वो घाव लगा रहा था ज़ख्म ज़ख्म बदन पर। यह बात कहते हुए छुरियां यकीनन इसके अंदर भी चली होंगी। बल्किस ने सोचा वापस चली जाए। इतनी दूर के ख़त सुनाते सैफ की आवाज़ इस तक ना पहुंच सके। वो सुनना ही नहीं चाहती थी क्या लिखा गया है इस ख़त में, मगर ऐसा कोई तासुर सैफ को नहीं देना चाहती थी। चुपचाप खड़ी रही। वो ख़त पढ़ता रहा। मुश्तबा ने समीन की बड़ी तारीफ़ें की थी, और आखिर में लिखा था, इस माह रकम नहीं भेज सकूँगा। घर बनाने पर बड़ा पैसा लग गया है। ज़रा ज़रा सी चीज़ भी ख़रीदते हैं तो इतनी रकम लग जाती है। जैसे तैसे गुजारा कर लो, अगले माह बाकायदगी से भेजूँगा। आया कुछ समझ में, और पता भी है जैसे तैसे गुजारा कैसे किया जाता है। ख़त तय करके लिफाफे में डालने के दौरान वो चाची का मजाक उड़ा रहा था। यूं ही तो नहीं लिख दिया इसने, होगा हाथ तंग। आखिर नया घर, सो ज़रूरतें। बुढ़िया बज़ाहिर बेटे की हिमायत में बोल रही थी, मगर दिल ही दिल में बहू को नफ़रत से कोसने लगी। आते ही कब्ज़ा जमा लिया मेरे बेटे पर। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसने माँ बाप का ख्याल ना किया हो। इन्हें बड़ी बाकायदगी से वक्त पर पैसे भिजवाता रहा था। सैफ कुछ सोचकर अम्मा ने कहा, जी चाची हुक्म। वो मैं कह रही थी अगर तेरे पास कुछ पैसे हों तो उधार दे दे मुझे। अगले महीने पैसे आएंगे तो वापस कर दूंगी। ज़रूर चाची, मैं भला इनकार कर सकता हूँ? अपने पास अगर ना भी होते तो कहीं ना कहीं से बंदोबस्त कर देता।
ये तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि इस घर के रहने वाले परेशान हों। इशारा बिल्लो की जानिब था। वह समझ भी रही थी। बुढ़िया नहीं समझी, दुआएं देने लगी सैफ को। ना चाची, ये लंबी उम्र की दुआएं ना दे मुझे, वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगा। है पागल, कैसी बातें करता है तू। हाँ चाची, ऐसी कोई तमन्ना नहीं है मेरी। ज़िंदगी में है भी क्या मेरे लिए। जिसे देखकर जीता हूँ वो भी मेरी ज़िंदगी से खुश नहीं। बात के आखिर में वो ज़ोर से हंस पड़ा और अम्मा इसके यूं हंसने को हैरान होकर देखने लगी। फिर बोली, कमला, पागल तो नहीं हो गया तू। लो अब से, मैं तो शुरू से कमला हूँ, पूछ ले बल्किस से, ये तेरे सामने खड़ी है। अम्मा सुबह रोटी खाते ही पड़ोस में चली गई। गली में फेरी वाला आया खड़ा था। इसने सोचा चीज़ें खरीद ले, उधार तो चलता रहता था। वो भी सिर्फ थैला उठाकर दरवाजे तक आ गई और दरवाज़ा खोलकर फेरी वाले को आवाज़ दी। वो इस वक्त दो घर छोड़कर खड़ा था। एक बच्चे के हाथ इसने थैला भेज दिया और मतलूबा चीज़ भी बता दी। इधर से फारिग होकर इसने बिल्लो के थैले में मतलूबा चीज़ डाली और एक लड़के को पकड़ाई कि जाकर बिल्लो को दे आए। लड़के ने करीब आकर यूं घूर कर इसकी जानिब देखा जैसे नज़रों ही नज़रों में खा जाएगा। नागवारी का एहसास बल्किस के चेहरे पर फैल गया। थैला पकड़ना चाहा तो इसने हाथ पकड़ लिया। अचानक पीछे से किसी ने दबोच लिया और गली में गिरा लिया। आने वाला सैफ था और वो खूब पिटाई कर रहा था इसकी। अगर फेरी वाला और दूसरे लोग दरमियान में ना आ जाते तो कत्ल ही कर डालता। बड़ी मुश्किल से लोगों ने इन्हें छुड़ाया। सैफ अंदर आया तो वो रो रही थी। इसने गिलास उठाया, घड़े से पानी उड़ेलकर पीने लगा। वो रोती रही, फिर गिलास भरकर इसके करीब आया और इसकी जानें बढ़ाते हुए बोला, फिक्र क्यों करती है, मैं जो हूँ यहीं तेरे पास। बता, कभी ऐसा हुआ तुझे मेरी ज़रूरत पड़ी और मैं नहीं पहुँचा। बस अब आंसू पोंछ ले और पानी पी ले। चाची आती होगी, यूं रोते देखकर पता नहीं क्या समझे। इसने गिलास पकड़ लिया। वो इतना कहकर रोटी तैयार रखना, मैं लेने आऊँगा चला गया। इसने खाना तैयार किया तो अम्मा घर आ गई। साथ में दो औरतें और भी थीं। वो इन तीनों के लिए रोटी बनाने फिर चूल्हे के पास आ बैठी। हाय, क्या किया मुश्तबा ने, इतनी अच्छी बीवी के होते हुए शहरी चुड़ैल से शादी कर ली। ये कोई बड़ी दलेर खातून थी जो अम्मा की मौजूदगी में बेटे के लिए ऐसा बोल रही थी। जवाब में अम्मा ने बल्किस के ऐब गिनवाने शुरू कर दिए। वो जैसे कान बंद करके बैठी थी और सारा ध्यान रोटी की तरफ था। सैफ बाबा का खाना लेने आया तो बोला, कल मैं नहीं आ सकूंगा, मंडी जाना है मुझे, पर तुम फिक्र ना करना, मैंने एक बच्चे से कह दिया है, चाचे की रोटी वो ले जाएगा। कुछ देर अम्मा के पास बैठा बातें करता रहा। अम्मा ने उसे कुछ रकम कर्ज देने को कहा था। वो जेब से निकालकर उसे थमा दी और चला गया। अगला दिन था तो वैसा ही था जैसे इस मौसम के सारे दिन होते हैं। सुबह धुंध में लिपटी हुई, फिर दोपहरें सूरज की नरम गरम किरणों का लिबादा उड़े और शाम गहरी गहरी काली काली उदास कर देने वाली। आज तो लगता था सवेर होते ही शाम हुई है। ऐसा क्यों है समझ में नहीं आ रहा था। बुलाई बुलाई इधर से उधर फिर रही थी। सुबह का काम निपटा लिया था। दोपहर अभी ज़रा दूर थी और वो हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। दरवाजे पर होने वाली दस्तक बड़ी ज़ोरदार थी। जंजीर नहीं चढ़ी थी। दस्तक देते ही बच्चा अंदर आ गया और बोला, वो सैफ चाचा था ना, इधर शीशम वाली बड़ी सड़क पर एक्सीडेंट हो गया उसका, वो मर गया है। हाय रब्बा, दिल एकदम से तड़पा और टुकड़े टुकड़े हो गया। इसकी चीखें रुकने में नहीं आ रही थीं। अम्मा इसकी परवाह किए बगैर रोती हुई घर से बाहर निकल गई। रब्बा, हाय मेरे रब्बा, ये क्या हो गया। ये ख्याल ना आया बल्कि इस किसके सहारे जिएगी। इतनी जल्दी बेवा हो गई मैं। मेरा दिल लुट गया। सैफ, ओ सैफ सुन ले, बिल्लो तेरी थी, वो तो हमेशा से तेरी थी, फिर तू क्यों चला गया। वो लड़खड़ाती हुई उठी और सिल पर हाथ रखकर बट्टे से सारी चूड़ियाँ तोड़ डालीं। सुहाग की निशानी चूड़ियाँ टुकड़ों में बंटकर इधर उधर बिखर गईं और मुश्तबा की दुल्हन बनने वाली बल्किस सैफ की मौत पर खाली बांह लिए बैठी थी, बिखरे बालों के साथ, नंगे सर नंगे मुंह। सर्दी अचानक बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा। दिल कांप रहा था और शाम आ गई थी हमेशा के लिए। ये नावल आप सबको कैसा लगा, कमेंट्स में अपनी तफसीली राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। नावल पर तबसरे ज़रूर कीजिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। आपके कमेंट्स का, आपकी राय का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। अगर आप कोई नावल सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो ये भी कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। हम आपकी रिक्वेस्ट पर कोशिश करेंगे, वो नावल सर्च करेंगे और ज़रूर शेयर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। कमेंट्स में अपनी पसंदीदा राइटर के बारे में भी ज़रूर बताएं ताकि हम उन राइटर्स के नावल्स आपके लिए शेयर करें। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक नए खूबसूरत नावल के साथ।